नमस्ते। मैं प्राध्यापक शिरीष कुलकर्णी बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी में प्राध्यापक रहा और बाद में सरदार पटेल यूनिवर्सिटी में कुलपति रहा। आज मैं अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के बारे में बात करने जा रहा हूँ। शहरी सहकारिता बैंक्स। वैसे सहकार क्षेत्र कुछ राज्यों में बहुत प्रफुल्लित रहा, बहुत असरकारक रहा समाज के लिए। जैसे एक है महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका, ऐसे कुछ राज्य है कि जिन राज्य में ये सहकारिता क्षेत्र खूब फलद्रूप था। इतना ही नहीं, आज भी ऐसा सहकारी क्षेत्र किसानों के लिए भी है। एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज़ गांव में, छोटे छोटे गांव में है और वहाँ पे किसानों को उनकी दिक्कत के समय में उन्हें लोन देती है, जो उसके मेंबर्स होते हैं। सारे किसान ऐसे रूरल कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी के होते हैं। ऐसा भी है कि कहीं तालुका लेवल पर, कहीं जिला लेवल पर, कहीं स्टेट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक, तालुका कोऑपरेटिव बैंक या तो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, ऐसे सारे कोऑपरेटिव बैंक सालों से इस देश में चल रहे हैं। उसमें अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं थी। कोऑपरेटिव बैंक्स में जो गवर्नेंस करने वाले लोग हैं, उन गवर्नेंस लोगों का इलेक्शन होता था, जिन्हें हम डायरेक्टर कहते हैं। तो वो गवर्नर्स यानी डायरेक्टर्स इलेक्ट किए जाते थे मेंबर्स द्वारा। जैसे आजकल पॉलिटिकल पार्टीज़ के इलेक्शन या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली या नेशनल लेवल पर पार्लियामेंट इलेक्शंस, वैसे ये भी सारे इलेक्शंस है। जो इलेक्शंस के बारे में हम दूषणों की चर्चा करें तो ये बहुत लंबी चर्चा होगी, लेकिन इसमें मैं नहीं जाना चाहता हूँ। लेकिन कुछ सभासद, कुछ मेंबर्स अपने स्वार्थ के लिए इन बैंकों का कब्जा जमा लेते हैं और उसमें जो रेगुलेशंस है, जो फॉर्मेलिटीज़ है, जो नियमितता है, उस नियमितताओं को ताक में रख देते हैं और उस वजह से समस्याएं आती है। और आपने शायद देखा होगा, कई बैंक ऐसे कोऑपरेटिव बैंक है, जैसे हमारे गुजरात में माधवपुरा बैंक, वो इतना प्रख्यात विषय बना है। कितने लोगों के पैसे उसमें डूबे। शायद हमें ये भी मालूम होना चाहिए कि आजकल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फॉर द फर्स्ट टाइम इस सहकारिता क्षेत्र कोऑपरेटिव के लिए एक मिनिस्टर भी रखे गए, जो आज के अपने देश के गृह मंत्री है, माननीय अमित भाई शाह। वो सहकारिता मंत्री भी है, यानी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का भी उनका कंट्रोल होना चाहिए। इस प्रकार से ये अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के बारे में, क्योंकि कोऑपरेटिव क्षेत्र बहुत बड़ा है, उसमें बाजार समिति भी होती है, यानी कई सारे विषय है, लेकिन हम सिर्फ उसमें से एक ही हिस्सा ले रहे हैं, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, यूसीबी ऐसा कहा जाता है। ये यूसीबी में अनेक नाणकीय अनियमितता उजागर हुई है, इसलिए आरबीआई ने उसके लिए उपाय सुझाए। उसके नियमन को शुरू करने के लिए 2022 से रिवाइज रेगुलेटरी फॉरवर्ड फ्रेमवर्क वो उन्होंने बनाया है यूसीबी के लिए, यानी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए नया फ्रेमवर्क 2022 से लागू हुआ। आरबीआई ने क्या किया कि भाई हमें ये सहकारिता क्षेत्र को मृतोपाय नहीं करना है, ये अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को बंद नहीं करना है, लेकिन हमें उसे सुदृढ़ करना है। वो नियमितता में रहे, रेगुलेशंस के बारे में चले, उसके डायरेक्टर भले हो, लेकिन नियम के विरुद्ध में तो काम नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये नाणा यानी पैसे का सवाल है। इस पैसे के सवाल पर कोई अनियमितता, इरेगुलरिटी नहीं चाहिए।
इसलिए सारे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को 4 प्रकार कर दिए, दे आर बीइंग क्लासिफाइड लाइक टायर 1, टायर 2, टायर 3 एंड टायर 4। तो टायर 1 यानी पहला जो प्रकार है वो ऐसा है कि जिस कोऑपरेटिव बैंक, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, जिसका सिर्फ एक ही ऑफिस है, एक ही बैंक है, नो ब्रांचेस, लेकिन उसका 100 करोड़ से कम डिपॉजिट होना चाहिए, तो वो टायर 1 में आता है। मान लीजिए किसी कोऑपरेटिव बैंक में एक से ज़्यादा ब्रांचेस है, तो सारी ब्रांचेस को मिलाकर अगर वो 100 करोड़ के नीचे उनके डिपॉजिट्स है तो ऐसी बैंक के लिए टायर 1 बैंक कहा जाता है। टायर 2 जो बैंक है डिपॉजिट का ही आधार है, इसलिए 100 करोड़ से लेकर 1000 करोड़ तक जिस बैंक का, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का डिपॉजिट है, ऐसी बैंक को टायर 2 में रखा गया। टायर 3 में जो बैंक है वो स्वाभाविक है, 1000 करोड़ से 10,000 करोड़ तक जिसका डिपॉजिट है उसको ऐसी जगह पे रखा गया। और चौथा जो है वो 10,000 करोड़ से ज़्यादा डिपॉजिट जिस अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की है उसे टायर 4 में रखा गया। इनके लिए नियम भी बनाए, यानी इसके लिए 100 करोड़ का डिपॉजिट, 1000 करोड़ का डिपॉजिट, 10,000 का करोड़ का वो डिपॉजिट और उससे ऊपर का, तो उनके नियमन भी उन्होंने बदले। कई जगह पे आरबीआई ने अपने रिप्रेजेंटेटिव, अपने प्रतिनिधियों को भी डायरेक्टर बना दिया। अलग अलग नियम, यानी आईटी सर्विसेज जो है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग ये अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में आए, ऐसा भी प्रयत्न आरबीआई कर रही है। और एक बात है कि आजकल साइबर क्राइम्स बढ़ रहे हैं, तो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के पास इतनी टेक्नोलॉजी ना हो तो वह रिस्क, साइबर क्राइम की रिस्क को घटाने के लिए भी आरबीआई ने कई स्टेप्स लिए हैं। तो ऐसे सारे स्टेप्स में आज की क्या स्थिति है भारत में अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की? तो टायर 1 जो बैंक्स है वो 850 है। उनके डिपॉजिट्स कितने? 63,227 करोड़ ऑफ रुपीज़ उनके डिपॉजिट्स है। तो एडवांसेस भी स्वाभाविक है, लोन तो देते ही होंगे, तो 41,842 करोड़ का उनका एडवांसेस है। तो ऐसा बीच में के ले लेते टायर 3 की बैंक, उसके 78 टोटल बैंक्स है। ऐसी बैंक में 1,93,100 डिपॉजिट्स, करोड़, सर ये सब करोड़ की भाषा में मैं बोल रहा हूँ, 1,93,100 करोड़ ऑफ रुपीज़ का उसका डिपॉजिट है। और जो एडवांसेस है 1,16,143 करोड़ ऑफ रुपीज़ उसके एडवांसेस है। यानी स्वाभाविक है डिपॉजिट से कम एडवांसेस होने चाहिए। लोन जो दिए गए दैट इज़ वी आर कॉलिंग एज एन एडवांसेस। तो अगर हम इसको टोटल करें तो टोटल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक 1472 आरबीआई के जो प्रकाशित रिपोर्ट है उसके आधार पर मैं ये कह रहा हूँ, आरबीआई के सोर्स से कह रहा हूँ। तो 1470 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक having their deposits of 5,55,470 करोड़ ऑफ रुपीज़ डिपॉजिट्स है और उनके एडवांसेस है 3,46,900 करोड़ ऑफ रुपीज़, इनके इतने एडवांसेस है। तो ऐसी ये बैंकों की आज की स्थिति है। लेकिन आज यह विषय आप सबके सामने लाने का इरादा केवल इतना ही है कि इतनी सारी अच्छी स्थिति है, इतनी सारी आरबीआई उनकी चिंता करती है, तो ये बैंकों में ये क्या चल रहा है? जैसे बॉम्बे स्थित यानी मुंबई की बैंक है न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक, बहुत बड़ा घोटाला उसका हुआ है, 122 करोड़ रुपए का घोटाला है। उसको 13 फरवरी यानी अभी 13 फरवरी 2025 में बैंक, इस बैंक पर, न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के ऊपर आरबीआई ने कुछ प्रतिबंध लगाए। जैसा एक, लोन अब नहीं देना, कोई एडवांसेस वो अभी ये बैंक नहीं देगी। साथ में
कोई डिपॉजिट को भी एक्सेप्ट नहीं करेगी, यानी न तो डिपॉजिट आएगा न तो एडवांसेस होंगे। और तीसरा है, किसी को भी कुछ पैसे चुकाने हैं किसी खर्च के लिए या किसी और सैलरीज के लिए या कुछ भी हो, तो वो कुछ भी पेमेंट्स वो नहीं करेंगे। अभी डिपॉजिट विड्रॉल के लिए भी उन्होंने मना कर दिया था, लेकिन बाद में हर तरह से एक प्रकार का प्रेशर आया है, डिपॉजिटर रो रहे हैं, तो किसी की परिस्थिति बहुत खराब है, तो इसलिए आरबीआई ने फिर एक रिलैक्सेशन दिया, 25,000 रुपये तक का विड्रॉवल वो कर सकते हैं, यानी इसके ज़्यादा नहीं कर सकेंगे। फिर भी इतना सारा 25,000 रुपये का दिया है, इसलिए 50% ऑफ द डिपॉजिटर्स दे आर सेटिस्फाइड। यानी इसके ऊपर का जो पैसा है उसके लिए तो फिर वो पूरा चलेगा ना, सिक्योरिटी जो है उसकी, यानी जिस प्रकार से इंश्योरेंस है, डिपॉजिट्स का इंश्योरेंस जो किया जाता है उसके हिसाब से आगे जाकर कानूनन होगा। लेकिन फिर भी आरबीआई ये नहीं कह रही है कि हम इसको बंद करें। लेकिन देखिए 122 करोड़ का घोटाला हुआ तो कैसे हुआ? इसमें कई नाम भी आए, जैसे हितेश मेहता करके आया है, कोई भाऊ है, कोई अरुणाचलम है वगैरह, उनके सारे नाम हैं। तो ये 4-5 नाम हैं जिनमें से हितेश मेहता या हितेन मेहता, ही वॉज अ जनरल मैनेजर ऑफ द बैंक, यानी वो सबसे बड़ा अधिकारी रहा इस बैंक का। उसने क्या किया, एक गोरेगांव और प्रभा देवी ऐसी 2 ब्रांचेस में से सेफ जो है बैंक की, उस सेफ से उसने प्रभा देवी से 112 करोड़ विड्रॉ किए, और प्रभा देवी जो ब्रांच है वहाँ से उसने 10 करोड़ उठाए, यानी सेफ में से कैश उठाए। मुझे तो शंका जा रही है कि भाई इतना सारा कैश वो बैंक में से ले जाता है तो क्या ट्रक में भरकर ले जाएगा, कैसे ले गया होगा मालूम नहीं। लेकिन चल रहा है, उन लोगों की अरेस्ट भी हो गई है। उसमें से एक मेंबर को इन्होंने 40 लाख रुपए, 40 करोड़ रुपए चुकवाए हैं, और एक रियल एस्टेट का भी आदमी इसके अंदर है। तो ये सब मिलकर इन्होंने कैश निकाला बैंक में से। ये फाइनेंशियल इरेगुलरिटी है, वो भी उन्होंने की, इसलिए इन सब की अरेस्ट भी हुई और आज उसके ऊपर तपास चल रही है। मालूम नहीं आगे क्या होगा, लेकिन यह जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के डायरेक्टर्स, अभी ये जो मैंने हितेश भाई या हितेन भाई मेहता का नाम दिया, वो तो रिटायर्ड हो चुके हैं, लेकिन जब वो जनरल मैनेजर थे तब उन्होंने ये सब किया, फिर भी उनका अरेस्ट हुआ। तो अब क्या निकलता है उसमें से मालूम नहीं। अल्टीमेटली डायरेक्टर्स की जिम्मेवारी, गवर्नेंस जो है वो गवर्नेंस ठीक नहीं है। ये पकड़ा गया ऑडिट की वजह से, बैंक का ऑडिट हुआ और उस ऑडिट में से पता चला कि इतने पैसे बैंक में से गायब है। तो इस प्रकार से इस बैंक के घोटाले में बड़े बड़े अधिकारी या उसमें डायरेक्टर्स या ऐसे रियल एस्टेट डीलर्स, इन सब ने मिलकर इस प्रकार की धांधली की है। उस धांधली का परिणाम जो डिपॉजिटर्स है उनके पास ये समस्या खड़ी हो गई। ये एक बैंक का नहीं है, एक ऐसी बैंक की वजह से पूरे देश में जो सहकारिता क्षेत्र है उसके ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लग गया कि भाई इस प्रकार से अगर कोऑपरेटिव बैंक में पैसे रखने हैं डिपॉजिट में। आज भी देखिए, कोई भी नेशनल बैंक है तो उसने नेशनल बैंक का ज़्यादा से ज़्यादा 7.25 से 8% का ब्याज वो देते हैं सीनियर सिटीजन्स के लिए। लेकिन देखिए ये अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जो है 8.5% तक भी देती है। स्वाभाविक है, फिर एडवांसेस पर वो ज़्यादा लेंगे। लेकिन समस्या ये है, अगर आपके पास डिपॉजिट ही नहीं है तो एडवांस कहाँ से दोगे? अगर डिपॉजिट देना है तो विश्वसनीयता आवश्यक है, और इन बैंकों ने अपनी विश्वसनीयता को खोने का शुरू किया है। शायद अमित शाह जी जो हमारे गृह मंत्री है, अब सहकारिता क्षेत्र के मंत्री है, कुछ ना कुछ वो इसमें से समस्या को हल करेंगे ऐसा लगता है। इसलिए फिर से कोऑपरेटिव बैंक मरे नहीं, वो जीवित रहे, ऐसे हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। बस इसी बात से मैं अपनी
वाणी को विराम देता हूँ। आभार।